जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है, उसके साथ साथ भारत के स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो हमारे धावक हैं, जिस तरह से अलग अलग खेलों के, वो भी भारत का नाम लगातार रोशन करने में लगे हुए हैं। और जिस ग्रेट ब्रिटेन को बाहर करके हमने आज़ादी पाई थी, उसी ब्रिटेन में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक 61 मेडल जीत चुका है। और भारत के जो पहलवान हैं, क्या वो मेल पहलवान हो या फीमेल पहलवान हो, 12 मेडल वो भी जीत चुके हैं। और जो भारत की गोल्डन गर्ल्स हैं, जिन्होंने इस बार 6 मेडल जीते हैं और भारत का नाम रोशन कर दिया है पूरी दुनिया में इस बार, ख़ास तौर पे कुश्ती में और बॉक्सिंग में भारत लगातार जो है इस बार सोना, भारत में ज़बरदस्त, जिस तरह सोने की चिड़िया हो सकती थी, तो स्पोर्ट्स के ज़रिए हो रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि हम केवल उन खिलाड़ियों को देखते हैं, उन्हीं की खबरें देखते हैं, उसके पीछे जो सालों की मेहनत है उस पर नज़र बहुत कम जाती है। और उससे भी कम नज़र जाती है उस मेहनत के पीछे जो एक और मेहनत होती है, और वो मेहनत होती है उन खिलाड़ियों के कोचेस की। जो 6 महिला पहलवानों ने भारत में कुश्ती के लिए 6 मेडल जीते हैं, उन्हीं के 3 कोच में से एक कोच जम्मू कश्मीर के मंदिरों के शहर जम्मू से ही है। शायद बहुत कम लोगों को इसका पता होगा, और वो कोच है साहिल शर्मा। तो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के एक पहलवान जो अब फीमेल कुश्ती टीम के इंडिया के कोच हैं, और भारत की जो महिला पहलवानों ने भारत का नाम रोशन किया है, उसके पीछे मेहनत इनकी है। स्वागत है सबसे पहले साहिल शर्मा का। साहिल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपकी मेहनत रंग लाई और 6 आपकी जो पहलवान थी, महिला पहलवान, उन्होंने मेडल जीते। जी, मुबारक तो सभी पूरे देश के हर एक देशवासी को है। ये सभी के लिए गर्व की बात है कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये अब तक का इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट आया कि हमने इतने मेडल्स लिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बहुत कम लोग, जैसे मैंने आपने शुरुआत में बोला कि हमें सिर्फ पता होता है कि आज साक्षी मलिक ने मेडल जीत लिया, आज किसी और हमारी पहलवान ने मेडल जीता, और 2-4 दिन हम खबरें करके नीचे उसके थम्स अप करके तो भूल जाते हैं। मगर कितनी लंबी मेहनत है, कब से मेहनत चल रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स की? जी, मैं इस टीम के साथ 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की 2020 ओलंपिक के बाद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स की हमने तैयारी शुरू कर दी थी, और फोकस किया। जिस प्लेयर्स में कुछ कमियां थी, हमने उस पर चेंज करने की कोशिश की। साक्षी मलिक है, जैसे कि सभी जानते हैं कि इनका पिछला टाइम थोड़ा ठीक नहीं गया, सिलेक्शन में भी इनको दिक्कत आई है, तो उस पर हमने फोकस करने के लिए किया। एक चैम्पियन खिलाड़ी है जिसने हमें ओलंपिक का, एक अकेली वुमन है जिसने ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल है जिसके बाद। और अगर एक चैम्पियन का अगर इस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहा, तो ये हमारे लिए भी एक सोचने वाला विषय था। तो इस पर हमने काफ़ी काम किया, तो एक चैम्पियन को वापस लाने में कोशिश की है, और वो वापस आई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टोटल कितनी हमारी पहलवान गई थी इस बार कॉमनवेल्थ में, और उनमें से 6 मेडल शायद आए हैं। किसने किसने कौन सा मेडल जीता है? ये गेम्स का जो एक क्राइटेरिया है, इसमें टोटल मैं आपको बता दूं कि रेसलिंग के 10 वेट कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो एशियन चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी चैंपियनशिप हो। तो बट जो गेम्स का हमारा वो शेड्यूल है, वो 6 वेट कैटेगरीज उसमें क्वालिफाई की जाती हैं। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें सिर्फ 6 वेट कैटेगरीज हैं जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उसमें से वो वेट कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूँ। 50 kg होती है, 53 होती है, 57 होती है, 62, 68 एंड 76। ये 6 वेट कैटेगरीज हैं जिसमें क्वालिफाई कर सकते हैं हम लोग। और इसमें इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि इसमें 6 में से 6 मेडल आए हैं। और एक रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसने अपना 100% रिजल्ट दिया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पर मैं आ रहा था रिजल्ट पे ही, कि तकरीबन क्या होता है कि जब यहाँ से गेम्स शुरू होती हैं तो हमें नहीं पता होता कि आप किस तरह की तैयारी करके गए हैं, कौन कौन मेडल जीतेगा, आपकी उम्मीदें कैसी हैं। हमें तो जो आम पब्लिक होती है, जो देश की जनता, उन्हें तो सीधे सिर्फ यही पता होता है कि इतने मेडल्स आए, इसने जीता, और जिसने जीता वो फिर हीरो बन गया। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपकी टीम जा रही थी, उस समय जो आपकी तैयारी थी, कितने मेडल्स की थी? और जैसे साक्षी ने जो मेडल जीता या किसी और पहलवान ने जो जीता, तो किससे कौन सी उम्मीद थी? देखिए, मैं बीइंग इस टीम पे काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ, तो मैं अब की बार जो एक एक्सपेक्टेशंस कर रहा था, मैं इससे ज़्यादा अच्छे के रिजल्ट की कोशिश कर रहा था। अच्छा। और वो रिजल्ट आ भी सकता था, बट कहीं एक हमारी बाउट ख़राब हो गई, वो सेमीफाइनल हम हार गए। कौन से वाले सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं? 50 वेट कैटेगरी, पूजा गहलोत लड़की, वो लास्ट के 8 सेकंड में अपने पॉइंट लूज़ कर गई। अच्छा। नहीं तो एक हमारा गोल्ड और हो सकता था हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हम 3 से 4 गोल्ड लेके चल रहे थे, बट
मैं बीइंग अ कोच थोड़ा डिसपॉइंट हुआ इस परफॉर्मेंस से, बट सेटिस्फाइड भी हूँ कि हमने 100% रिजल्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है जो आपने आज कही कि आप बीइंग ए कोच थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा लगा कि ज़्यादा जीत सकते थे, क्योंकि देश तो उसी में खुशी हो जाता है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि पिछली गेम्स में कितने आए थे, इस बार बैटर आ गए तो बैटर हो गया, मगर जो आपने मेहनत की होती है तो आपको लगता है जैसे पूजा गहलोत आप सिल्वर जीता शायद उसने, नहीं उनका ब्रॉन्ज आया फिर। ब्रॉन्ज आया, तो ऐसे जो बाकी इस बार फर्स्ट टाइमर थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेडल जीते, वो लड़कियां कौन कौन थी और उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी मेहनत कैसी रही? फर्स्ट टाइम में हम 57 के पूजा गहलोत भी फर्स्ट टाइम थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। 57 में अंशु मलिक है, वो 57 वेट कैटेगरी, वो ओलंपियन है 2020 की हमारी। फिर उसके बाद पूजा सिहाग 76 kg, ये भी फर्स्ट टाइम थी। 3 लड़कियां फर्स्ट टाइम थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। तो अभी बड़ी बात है कि जैसे ये लड़की अभी टीम आपके साथ वापस आ गई है? हाँ, सभी टीम वापस आ चुकी है। आज वो सभी अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अच्छा साहिल जी, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमने आपसे पहले पूछा और आपने बताया कि 2016 से ये मेहनत शुरू थी और आज 22 है। इन 6 सालों में कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक पहलवान को, और एक कोच की हैसियत से आपकी मेहनत क्या रहती है? क्योंकि हम तो कुछ मूवीज़ 1-2 आई थी तो लोग देखते हैं कि यही मेहनत है, पर जो ओरिजिनल आप एक ओरिजिनल कोच हैं, आपको पता है कैसी, तो वो एक ज़रा बताइए। एक्चुअली ये जो हमारा एक 2016 से, जैसे मैंने बताया कि हर एक साल का एक शेड्यूल होता है, हमारा एक साल का एक टारगेट होता है। अब जैसे 2022 में हमारा था कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। अब एशियन गेम्स तो 2023 में शिफ्ट हो गए ड्यू टू कोविड की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी सितंबर में। हम ये कोशिश करेंगे उसमें भी कम से कम इंडिया के 2 से 3 मेडल हम ले सकें, क्योंकि अभी तक एक मेडल ही आता है एक कंपटीशन में। तो कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें हम अपनी। अच्छा, और मतलब और पहलवान भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं या अभी तक कुछ तैयार हुए हैं? क्योंकि जब जैसे आप कह रहे हैं वर्ल्ड उसका जो समझ लीजिए जैसे एक वर्ल्ड कप होता है वैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए कुछ और पहलवान ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, उनकी तैयारी में अब लग जाएंगे? हाँ, हमारी बी टीम जो बेंच स्ट्रेंथ है वो रेसलिंग में काफ़ी अच्छी हो रही है। नए लड़के आ रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जब से उन्होंने कुश्ती को संभाला तो एक कुश्ती ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो अब हमारे हम कह सकते हैं कि हमारी जो बी और सी और जो डी टीम भी है ना, वो भी एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास। साहिल जी, हम जब आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम जम्मू के तकरीबन सबसे पुराने अखाड़ों में एक शालामार का जो अखाड़ा है जहाँ मिट्टी पर कुश्ती होती है, और अभी हम देख रहे थे कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। इस मिट्टी से लेकर आज की जो डनलप पर जो एक कुश्ती होना, इसमें कितना अंतर है, और क्या जो आज प्रैक्टिस रहती है वो उसी लेवल की प्रैक्टिस आप करते हैं या मिट्टी से शुरुआत होती है प्रैक्टिस की? देखिए, मैं ये सबसे, जैसे आप जानते हैं बजरंगी खाड़ा शालामार में ये प्रसिद्ध है ये खाड़ा, और यही जम्मू का सबसे पुराना खाड़ा है, और यही एक ऐसा खाड़ा है जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमेशा आया है। और मेरा जहाँ तक आपका इस खाड़े का रिजल्ट देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल भी इसने दिया, इंटरनेशनल रेसलर्स भी इसने प्रोड्यूस किए हैं, इसने नेशनल लेवल के भी प्रोड्यूस किए हुए हैं। और आज भी अगर नेशनल लेवल की जो टीम जाती है उसमें 10 वेट कैटेगरी में से 7 की 8 इस खाड़े के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो एक सबसे पुराना खाड़ा हमारा चलते आ रहा है, और इस खाड़े का तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा आज तक का। और रही बात आज प्रैक्टिस की, हाँ रही बात प्रैक्टिस की, तो वो प्रैक्टिस हम जो टेक्निकली प्रैक्टिस होती है ना, वो मैट की और जो ये मड रेसलिंग है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस हमें लानी पड़ती हैं, बट हम स्ट्रेंथ एंड फिटनेस हो गई या फिटनेस थोड़ी इनकी इंप्रूव करने के लिए वो हमारी एक्सरसाइज हम सेम रखते हैं। बट जो हमारा टेक्निकली जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो मैट में अलग होते हैं, और जो टेक्निकली आपके पॉइंट्स टेबल्स हम कह सकते हैं वो मैट के अलग हैं और इस मड रेसलिंग के अलग हैं। आपने खुद भी रेसलिंग की हुई है, खुद भी खिलाड़ी रहे, उसके बाद आप कोच बने, तो बड़ी चीज़ ये है कि बीइंग कोच ऑफ फीमेल टीम, बीइंग ए मेल, किस तरह की मतलब कुछ डिफरेंस रहता है जो फीमेल टीम के लिए जो प्रैक्टिस करवाने का, और या ऑलमोस्ट सेम रहता है? नहीं, काफ़ी फ़र्क है। मेल और फीमेल की ट्रेनिंग में काफ़ी फ़र्क आता है। मैं 2010 में मेरी NIS हुई थी। NIS मीन्स कि आपका कोचिंग का आपको एक वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप अब कोच बन चुके हैं ना, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कहते हैं उसको। 2010 में मेरी वो 11 में कंप्लीट हुई थी, तो तब से मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस है, और आज उस चीज़ को 12 साल हो चुके हैं। तो वह काफ़ी फ़र्क है एक लड़कों की प्रैक्टिस में और लड़कियों की प्रैक्टिस में। हमें लड़कों में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ सब कुछ ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि लड़के से लड़के का कंपटीशन, और लड़कियों में आज के टाइम पे स्पीड हमें काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है। 76 वाले को भी
हम वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते जो हम 50 वाले को दे रहे हैं, और 50 वाले को वो 50 kg वाले को वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते जो 76 वाले को दे रहे हैं। अच्छा, आप मतलब जब अभी जैसे कॉमनवेल्थ में ही गए थे तो जिस डिफरेंट कंट्रीज़ के रेसलर्स के साथ इंडियन रेसलर्स की जो फाइट हुई फीमेल की, तो कौन सी कंट्री को आप देखते हैं कि वो ज़्यादा बेटर कर रही है रेसलिंग में आज के टाइम में, अगर आप देखें कि उसको हमने एट पार जाना है या उसको क्रॉस करना है? कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन में थोड़ा फ़र्क है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए थे, जब मैं कईयों को एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ का जी। कि ये वो कंट्रीज होती हैं जिस पे अंग्रेज़ों ने राज किया था जी। तो उसमें अभी नाइजीरिया और कनाडा जो है ना वो हमारे कंटेंडर अच्छे हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा उनको ध्यान में रखते हुए अब अपनी आगे की ट्रेनिंग हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा कि उनसे हम हमेशा पार पा सकें। मतलब आपको लगता है कि पहले से कुछ सालों से, खैर अगर हम मेडल टैली देखें तो जाहिर सी बात है कि बेटर हुआ है, बट अगर रेसलिंग का स्टाइल देखें या एक स्टेमिना देखें या लेवल जो आप देखते हैं एज ए कोच, आपको लगता है कि इंडियन रेसलर्स अब बेटर करना शुरू हो गए? इंडियन रेसलिंग बहुत ऊपर पहुंच चुकी है आज के टाइम पे। इंडियन रेसलिंग हम अब देखा जाए तो सिर्फ मैं वुमेन रेसलिंग की बात करता हूँ, सिर्फ तीन कंट्रीज़ हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं, चाइना, जापान और इंडिया। ये तीनों का आपस का कंपटीशन है, बाकी कंट्रीज से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और अब कुछ हमारे अंडर 17 या अंडर 20 के हम कंपटीशन देखें तो उसमें हमने जापान को भी हरा दिया हुआ है। वुमेन रेसलिंग में नंबर 1 जापान माना गया हमेशा से, और उनकी टीम है भी अच्छी, हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन अब हम उनको एक अच्छा कम्पीट दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे लगातार जैसे आपकी रेसलर्स ने मेडल जीते, लगातार एक लोगों का सपोर्ट या जोश देखने को मिल रहा था, मगर बड़ी बात यह है कि वहाँ जब मेडल टैली होती है, बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखे कि लोग कह रहे थे कि वहाँ जब मेडल टैली होती है तो बोलते हैं देश ने मेडल जीते, जब वापस आते हैं तो ज़ात पात पे आती है बात। बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा स्टेट्स पे। तो कौन सी स्टेट्स से ज़्यादा रेसलर निकल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जांचना कि अपने जम्मू कश्मीर से अगर हमारे फीमेल कोच हैं तो क्यों यहाँ से रेसलर नहीं निकल पा रहे, क्यों यहाँ लड़कियाँ या लड़के आगे रेसलिंग में नहीं आ पा रहे? कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं। अब जैसे हम हरियाणा में इस समय सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स है, तो उनकी पॉलिसीज़ हमसे बहुत गुना बेहतर हैं, ठीक है ना, उनकी बहुत गुना हमसे बेहतर हैं, तो इस वजह से स्पोर्ट्स वहाँ की अच्छी मानी गई है हमेशा से। खासकर कॉम्बैट गेमों में तो हरियाणा सबसे आगे रहा ही है। तो इस बार आपकी टीम में ज़्यादा प्लेयर्स कहाँ से थे? हरियाणा के थे वो। हाँ जी, वो 4 हरियाणा के थे और 2 दिल्ली के थे। जो मेडल जीत के आई हैं वो भी हरियाणा की होंगी? हाँ, 4 हरियाणा के मेडल तो 6 के आए हैं, तो 4 हरियाणा और 2 दिल्ली से हैं। तो कुश्ती तो हरियाणा का गढ़ माना गया, वो कि जैसे कहते हैं ना, कुश्ती माई बाप है, हरियाणा जो है माई बाप है कुश्ती का। तो वो वहाँ से काफ़ी जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं तो वो आज से वो 20-30 साल पहले। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हैं साहिल, आपका थोड़ा सा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये भी जानना, हमारे व्यूवर्स के लिए जो देख रहे हैं या जो देखें इसको, कि अगर एक नेशनल फीमेल जो हमारी रेसलिंग टीम है उसके कोच अगर जम्मू से हैं तो उनकी मेहनत क्या रही होगी यहाँ तक पहुँचने की? तो आप पहले कितनी देर आपने खेला, फिर आप कब कोच बने, आपका क्या सफ़र रहा? देखिए, मैं 1998 में मैंने शुरू की थी और 2008 तक मैं 10 साल मैंने करता रहा। तो कुछ इंजरीज़ की वजह से मैं शायद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया या नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया। बीइंग अ प्लेयर मैं नेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेयर माना गया हूँ। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरी पार्टिसिपेशन है, इंटर कॉलेज में मेरे गोल्ड हैं। उसके बाद फिर कुछ इंजरीज़ की वजह से मेरे को गेम से थोड़ा दूर होना पड़ा। फिर NIS के फिर आफ्टर 2010 में मैंने कोचिंग डिप्लोमा किया था रेसलिंग में। तो 2011 से लेकर 2022 11 साल हो गए मुझे कोचिंग के एक्सपीरियंस में। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हमने। फिर 2012-13 में मेरा पहला नेशनल कैंप मिला था मेरे को। फिर वो हमारे जो दुष्यंत शर्मा जी हैं, जैसे सभी जानते हैं, जैसे उनको जो कुश्ती के रेसलिंग फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो वहाँ यहाँ के इंडिया के, और JNK के भी वो प्रेसिडेंट रहे हुए। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें कुश्ती को आगे बढ़ाने में। तो जितना मेरा जो मार्गदर्शन था उन काफ़ी हद तक उन्होंने ही सारा किया। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर मतलब यहाँ पर लोगों को रेसलिंग की तरफ इंटरेस्ट कम है, लड़कियों को और लड़कों को, या फिर सुविधाओं की कुछ कमी है और सरकार को कुछ ज़रूरत है सुविधाएं देने की ताकि टैलेंट निकल कर आए? कि हमारे LG सर जो है ना, उन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की कोशिश की और वो आगे कर भी रहे हैं। उनका मैं थैंक्स करूंगा इसलिए इस पे में कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि काफ़ी अच्छा सुधार पहले से आया। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं कि उसमें हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जो चेयर्स पे ऑन द चेयर्स बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स को लेके, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सीढ़ी हमेशा स्टेप बाय स्टेप चढ़ी जाती है, तो थोड़ा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं, मैं बाकी गेम्स के लिए तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी गेम की बात करता हूँ कि अभी तक हमारे पास स्टेट में कोई कोच ही नहीं है, ठीक है। रेसलिंग का कोच ही कोई नहीं है। आप देख लीजिए, एक ओलंपिक गेम बड़ी चीज़ है। हाँ, ओलंपिक गेम और रेसलिंग का खुद का कोई कोच नहीं है एक स्टेट का।
कोच तो छोड़ो जी, सेंटर नहीं है एक नेशनल रेसलिंग का सेंटर भी नहीं है। एक मैट है इनका, तो वो मैट उसमें 72 वेट मैट्स होते हैं, उसका उनका एक सेट बना जाता है पूरा, वो 72 को मिलाएंगे तो वो एक मैट रेसलिंग का बनता है। 12 मीटर बाय 12 मीटर का उसका साइज़ होता है, पर वो उन्होंने 72 को भी अलग अलग किया और 20 वहाँ भेज दिए, तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ आपको लगता है ये सुविधाएं हो जाएं तो यहाँ भी अच्छे रेसलर तैयार हो सकते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट यहाँ रेसलिंग में? हाँ, काफ़ी अच्छा, जम्मू में काफ़ी टैलेंट है रेसलिंग को लेके। मैं काफ़ी इस चीज़ें हम देख रहे हैं कि अभी लड़कों के पास कुछ नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अभी कोशिश की जा रही है, गवर्नर साहब हमारे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे। बट जैसे जैसे आगे आगे उनको ये नॉलेज आएगी, इस बात की नॉलेज लगेगी, वो शायद मैं भी कोशिश करूँगी कि वो मेरे से मिलें, क्योंकि एक अपनी स्टेट का मैंने नाम बढ़ाया, मैंने उनको ट्वीट भी किया था, बट कोई रिस्पांस आया नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो एक बार मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अगर वो, हम भी अपने माध्यम से चाहेंगे कि अगर एक नेशनल टीम के कोच जिन्होंने कोचिंग दी और आज देश का नाम उन लड़कियों ने रोशन किया, तो कम से कम जम्मू कश्मीर सरकार को तो ज़रूर इन्हें सम्मानित भी करना चाहिए और इनसे मिलकर ये सीखना चाहिए कि अगर यहाँ से टैलेंट निकालना है, चाहे वो कश्मीर से हो या जम्मू से हो, तो कैसे निकाला जाए, वो सुविधाएं कैसे पूरी हों। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने कुछ किया नहीं या यहाँ के प्लेयर गए नहीं, तो प्लेयर्स के लिए आप सुविधाएँ नहीं दोगे तो कैसे जाएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ, काफ़ी कुछ काम करने वाला, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे स्पोर्ट्स में, काफ़ी इंप्रूव हुआ है जब से ये यूटी बनी है और एलजी सर ने संभाला हुआ है ये सारा कुछ, तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लेकिन अभी हमें आगे बहुत सफ़र तय करना है, तो उम्मीद है शायद एलजी मनोज सिन्हा साहब तक बात ये पहुँचेगी और वो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्होंने भी ट्वीट किए थे जब ये हमारी यहाँ मेडल्स जीते गए थे इन लड़कियों द्वारा, तो शायद उनके जहन में ये बात जब पहुँचेगी कि उनके जो कोच हैं वो जम्मू से हैं, तो ज़रूर आपसे मिलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि किस तरह से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब जब हम JNK यूटी में ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़े, तो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है स्पोर्ट्स सेक्टर में स्टूडेंट्स को लाना। जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स सेक्टर में तो काफ़ी काम करने वाला हमारे पास, काफ़ी कुछ अभी करने वाला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम तो आपके माध्यम से ही कहेंगे कि मैं एलजी सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर बाकी स्टेट्स की तरह जैसे उन्हें सम्मानित किया जा रहा, तो मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी सम्मान मिलना, रिवार्ड बहुत ज़रूरी है, रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि एक JNK का नाम इतने बड़े लेवल पे मैंने कोशिश की है कि एक रोशन किया जाए, और शायद कहीं आज तक मैं सफल भी रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि हम कल परसों की कहीं पर बातचीत हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से इस मेडल टैली में कोई नहीं है, बट अगर मेडल टैली को लाने वालों के पीछे जम्मू कश्मीर के कोच हैं, तो ये भी हमारे लिए प्राउड है। हाँ, ये तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अब 2016-17 से इस टीम के साथ मैं लगा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं अब ऑब्वियसली मेरे को भी अपना हर चीज़ योगदान आपका है। योगदान मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट वही है कि एक अच्छा साहिल, आपको कभी यहाँ के स्टूडेंट्स ने या कुछ बच्चों ने कभी अप्रोच किया है कि सर हम भी चाहते हैं इसमें आना, इस फील्ड में आगे आना, रेसलिंग में आना? हाँ, नहीं, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि जब अभी तो कोविड से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है साई के सभी सेंटर्स में, बट मैं कई बार कोशिश करता कि जब जहाँ कैंप लगता था, लड़कों को मैं बोलता था आप बाहर कमरा लेके प्रैक्टिस कर लो, वो अलाउड होता है। वो वहाँ का जो आपका सेंटर का जो भी आपका ऑफिसर होता है ना, वो साई की एक स्कीम भी है कि पे एंड प्ले, मतलब आप पे करो, वहाँ आके प्ले सीख सकते हो। तो मैंने कई बार एक दो लड़के को बुलाया भी, भाई आप बाहर रूम रेंट पे लेके ले लो, तो आके अच्छे रेसलर के साथ प्रैक्टिस कर लो। तो यही चीज़ें करते करते थोड़े आज बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी हद तक नाम हो रहा है, इनका भी है, मेरे ख्याल से तो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है पहले से, और हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी और आगे इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश। मतलब आपका नेक्स्ट टारगेट अब शुरू हो गया, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसके लिए तैयारी शुरू, जो फर्दर आप कह रहे हैं चैंपियनशिप है? हाँ जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी नेक्स्ट मंथ ही है, वो सितंबर में ही है, तो अभी तो कैंप ऑफ है थोड़ी दिनों के लिए। वो कहाँ होने जा रही है इस बार? वो सर्बिया में होगी। तो फिर उम्मीद है कि मेडल्स की टैली बढ़ेगी? देखिए, एक कोच तो हमेशा उम्मीद रखते हैं कि हम 10 के 10 लें, तो मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ, 10 नहीं तो कम से कम 5 तो लें हम। बाकी अगर रिजल्ट है देखेंगे, अभी तो ट्रायल्स होंगे, फिर जो ट्रायल्स में विन करेगा वो एक टीम बनेगी हमारी, फिर उस टीम पे क्या क्या फोकस है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच साहिल जी हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत अच्छा ये लगा, प्राउड है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इन जर्नल और जम्मू के लिए इन पर्टिकुलर की एक जम्मू का बेटा जो आज उस मेडल टैली के साथ खड़ा है जो इंडिया ने जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे सभी जम्मू वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो एक रिज़ल्ट लाने की कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, और एलजी सर को बहुत बड़ी मैं शुभकामनाएं भी दूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आप मुझे अपना टाइम देंगे तो मैं थोड़ा उनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूँ आज तक उनसे, मिल नहीं पाया उनसे। बहुत बड़ी बात है कि भारत 61 मेडल लेके आता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें से 12 मेडल जो है रेसलिंग में आते हैं, 6
महिला रेसलर्स जीतती हैं और उन्हीं महिला रेसलर्स के 3 में से एक कोच जम्मू के बेटे हैं, यही इसी मिट्टी से निकले हैं। तो आज कम से कम जम्मू कश्मीर का भी नाम एक जुड़ गया है कि जो महिलाओं ने मेडल जीते हैं उसके पीछे जम्मू कश्मीर का भी नाम है। तो बहुत ज़रूरी है सरकार को ऐसे जो हमारे गोल्डन गर्ल्स के पीछे ऐसे डायमंड हैं कोच, इन कोचेस को, इन हीरो को तराशने की, इनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की, ताकि आने वाले समय में और अगली कॉमनवेल्थ गेम्स तक जम्मू कश्मीर से भी रेसलर निकल कर कुछ मेडल लेके आए। कैमरा पर्सन रुपेश कुमार के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर।